नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष इतिहास द्वितीय प्रश्न पत्र के डिजिटल कक्ष में आप सबका स्वागत है। आज हम राजपूत शासकों द्वारा तुर्क प्रतिरोध के क्रम में जालौर के शासक कानड़दे ने किस प्रकार तुर्क प्रतिरोध किया, इसके बारे में चर्चा करेंगे। कानड़दे की जानकारी के जो ऐतिहासिक स्रोत हैं उनकी सबसे पहले चर्चा करना चाहूँगा। तो कानड़दे की जानकारी का सबसे विस्तृत जो स्रोत है वो कानड़दे प्रबंध रचना है। ये गुर्जर मारू में लिखी गई, अर्थात गुजराती और मारवाड़ी की मिक्स शब्दावली प्रयोग हुई है। और इस कानड़दे प्रबंध की रचना पंडित पद्मनाभ ने की थी। इस ग्रंथ ने कानड़दे के शासन की घटनाओं का विशद वर्णन दिया है। यह एक काव्य ग्रंथ है। इसमें कवि ने कानड़दे की दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ी गई लड़ाइयों का रोचक वर्णन किया है, परंतु इसका वर्णन मुस्लिम इतिहासकारों के वर्णन से सर्वथा मेल नहीं खाता। हो सकता है कि पद्मनाभ ने कुछ घटनाओं का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर दिया हो, या कुछ घटनाओं को उचित ढंग से प्रस्तुत न कर पाया हो। उसके कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे पद्मनाभ कानड़दे के समकालीन नहीं था। उसने अपना यह काव्य कानड़दे के उत्तराधिकारी अखेराज के शासनकाल में 1555 में रचा। अतः संभव है कि कुछ घटनाओं का वर्णन स्पष्ट न हो सका हो। और दूसरी बात ध्यान देने योग्य है कि पद्मनाभ एक कवि था और कवि द्वारा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना स्वाभाविक है। और तृतीय जो महत्वपूर्ण बात है कि पद्मनाभ का दृष्टिकोण राजपूत अधिक था। उसने परंपरागत राजपूत दृष्टिकोण रखकर इस काव्य की रचना की है। अतः इस दृष्टिकोण के वर्णन के कारण भी कुछ घटनाओं के वर्णन में मुस्लिम इतिहासकारों के वर्णन से भिन्नता हो सकती है। ये ध्यान देने योग्य बात है। पुनश्च इन सारी बातों के बावजूद प्रोफेसर दशरथ शर्मा जैसे इतिहासकारों ने इस ग्रंथ को एक ऐतिहासिक ग्रंथ स्वीकार करते हुए इसकी महत्ता स्थापित करने का प्रयास किया है। दूसरा जो ऐतिहासिक स्रोत है वो नैणसी ख्यात है। जैसा आपको पता है, मोड़ोत नैणसी द्वारा लिखित इस ख्यात में राजस्थान के मध्यकाल के राजस्थान के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। मोड़ोत ने अपनी ख्यात में जालौर के नरेश कानड़दे की उपलब्धियों के विषय में भी पर्याप्त रूप से लिखा है। इस ख्यात का वर्णन भी कहीं कहीं मुस्लिम शासकों के ग्रंथों से भिन्न वर्णन देता है, जैसा कि हम आगे देखेंगे, इस बात को चर्चा करेंगे। परंतु इसका भी प्रमुख कारण मोड़ोत नैणसी का सुल्तान अलाउद्दीन का समकालीन न होना ही हो सकता है। मोड़ोत नैणसी जोधपुर शासक जसवंत सिंह का दीवान था। वह 16वीं सदी के अंतिम चरण में था और उसी समय उसने जोधपुर दरबार में प्राप्त परंपरागत सूचनाओं के आधार पर ही यह ख्यात लिखी है। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इस ख्यात के हिंदी अनुवाद का सहारा लेते हुए इसे भी कानड़दे के शासन की घटनाओं का एक ऐतिहासिक स्रोत मान लिया है। तारीख़ फरिश्ता, यह तारीख़ फरिश्ता जो ग्रंथ है, फरिश्ता का ग्रंथ है। फारसी भाषा में रचित इस ग्रंथ में 16वीं शताब्दी का उल्लेख है। ये ग्रंथ मूलतः दक्षिण भारत में घटी घटनाओं की चर्चा करता है और उसमें उत्तरी भारत की घटनाओं का वर्णन भी यत्र तत्र हो गया है। फरिश्ता ने अपने ग्रंथ में सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी एवं कानड़दे के संघर्ष का वर्णन किया है। इसमें से कुछ घटनाएं गलत तरीके से पेश की गई हैं। उसके भी कारण उसी तरह के हैं जैसे कि कानड़दे प्रबंध के। फरिश्ता का कानड़दे का समकालीन न होना, फरिश्ता का दृष्टिकोण मुस्लिम होना, और
अगला जो हमारे पास कानड़ दे की जानकारी का ऐतिहासिक स्रोत है वो खजानुल फतूह और देवल रानी ग्रंथ है, जो अमीर खुसरो का प्रसिद्ध ग्रंथ है। अमीर खुसरो सुल्तान अलाउद्दीन का समकालीन तथा दरबारी कवि था, आपको पता है। वह सैनिक अभियानों के समय सुल्तान की सेना के साथ जाता था, अतः उसका वर्णन तथ्यपूर्ण होना चाहिए। उसने भी कानड़दे तथा सुल्तान अलाउद्दीन के बीच हुए संघर्ष का वर्णन किया है। अमीर खुसरो वर्णन भी कहीं कहीं तथ्यों से परे करता है। इसका भी कारण है कि उसका दृष्टिकोण मुस्लिम होने के साथ साथ अपने स्वामी के प्रति निष्ठावान था, अतः उसने अपने स्वामी की पराजयों पर पर्दा डालने का प्रयास किया। इसका एक अन्य कारण बताते हुए प्रोफेसर हबीब ने लिखा है कि अमीर खुसरो का वर्णन स्पष्ट व विधिवत नहीं है। इसी कारण अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित कानड़दे का वर्णन पूर्ण सही नहीं हो सकता। अगला जो महत्वपूर्ण हमारे पास जानकारी का स्रोत है वो शिलालेख हैं। कानड़दे के शासन की घटनाओं पर प्रकाश डालने के बारे में कुछ शिलालेखों से जानकारी मिलती है। उदाहरणार्थ हम मकराना का शिलालेख ले सकते हैं। यह शिलालेख बताता है कि 1297 ईस्वी में इस स्थल पर अलाउद्दीन की सेना कानड़दे की सेना से परास्त हुई थी। इसी प्रकार जालौर में प्राप्त एक प्रशस्त भी कानड़दे के शासन की घटनाओं पर कुछ प्रकाश डालती है। उसकी तुलना हम इलाहाबाद स्तंभ लेख से कर सकते हैं। जिस प्रकार इलाहाबाद की प्रशस्ति समुद्रगुप्त के शासन की घटनाओं पर प्रकाश डालती है, उसी प्रकार जालौर की यह प्रशस्ति कानड़दे के शासन की घटनाओं को उजागर करती है। तो इस प्रकार ये जो 5-6 हमने बताए, ये कानड़दे की जानकारी के ऐतिहासिक स्रोत हैं। इसके अतिरिक्त कानड़दे के बारे में जो महत्वपूर्ण बात है कि कानड़दे का शासनकाल सन 1296 ईस्वी से 1314 ईस्वी तक रहा। तो उसने लगभग जो ये 18 वर्ष शासन किया वो जालौर के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जहाँ तक तुर्क प्रतिरोध का प्रश्न है तो उसने कड़ा तुर्क प्रतिरोध किया। कानड़दे को उसके पिता सामंत सिंह ने जब शासन का भार सौंपा, उस समय जालौर का अस्तित्व संकटग्रस्त हो गया था। साम्राज्यवादी वृत्ति का सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया था। वह अपने को सिकंदर सानी बनाना चाहता था। वह समस्त भारत विजय की तैयारी कर रहा था। अतः स्पष्ट है कि कानड़दे अपने पिता की दृष्टि से उन परिस्थितियों में जालौर का अस्तित्व कायम रखने में सक्षम था। कानड़दे ने जिन 18 वर्षों में शासन किया, उन दिनों दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन की साम्राज्य विस्तार की नीति का उसने डटकर मुकाबला किया। उसके साहस व शौर्य के कारण ही जालौर राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थान बन गया है। यहीं दिल्ली के सुल्तानों को चौहान वंशी नरेशों से अंतिम कड़ा मुकाबला करना पड़ा। जालौर के कानड़देव की समाप्ति पर दिल्ली के सुल्तानों का चौहानों के विरुद्ध संघर्ष भी समाप्त हो गया। कानड़दे की शौर्यपूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मुस्लिम इतिहासकारों ने भी किया है और स्थानीय इतिहासकारों ने भी वर्णन किया है। अतः उसके शासनकाल की घटनाओं की जानकारी देते हुए अनेक ऐतिहासिक स्रोत उपलब्ध हैं, जैसा कि पहले हमने बताया। अब जहाँ तक कानड़दे तथा अलाउद्दीन सुल्तान अलाउद्दीन के बीच संघर्ष का प्रश्न है, तो संघर्ष के जो कारण थे, जैसा मैं पहले आपसे चर्चा कर चुका हूँ कि अलाउद्दीन का साम्राज्यवादी होना मुख्य कारण था। इसके बाद अलाउद्दीन की धार्मिक कट्टरता भी एक महत्वपूर्ण कारण थी। अलाउद्दीन अपने इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था और इस दृष्टि से वह हिंदुओं का कट्टर शत्रु अपने को बताना चाहता था। अपनी इस कट्टरता का परिचय वह रणथंभौर व चित्तौड़ में दे चुका था। कानड़ देश के विपरीत हिंदू धर्म व हिंदू परंपराओं का अपने को रक्षक मान करके शासन कर रहा था। शाकंभरी चौहानों की भांति उसके पूर्वज भी हिंदू धर्म को रक्षार्थ तुर्कों से सदा टक्कर लेते रहे। कानड़दे भी अपने पूर्वजों की परंपराओं पर ही आचरण कर रहा था, अतः दोनों में संघर्ष होना अनिवार्य था। तो इस तरीके से ये जो कारण संक्षिप्त में 2-3 दिखाई पड़ते हैं, दोनों की अपनी अपनी धार्मिक निष्ठाएं और साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी की साम्राज्यवादी नीति जालौर पर आक्रमण का एक प्रमुख कारण मानी जा सकती है।
दोनों महत्वाकांक्षी शासक थे, अतः दोनों में संघर्ष होना लगभग तय था। अन्य कारणों में गिना सकते हैं जो ये सोनागढ़ दुर्ग का सुदृढ़ होना। जालौर का यह सोनगढ़ या सोनागढ़ दुर्ग अपनी सुदृढ़ता के लिए ख्याति प्राप्त कर चुका था। यह भी दिल्ली के सुल्तानों की आंखों में उसी प्रकार खटक रहा था जिस प्रकार रणथंभौर का दुर्ग खटक रहा था। अलाउद्दीन जैसा साम्राज्यवादी उस किले को अपने साम्राज्य से स्वतंत्र नहीं देख सकता था। और जो एक अन्य महत्वपूर्ण कारण हम बता सकते हैं, जालौर का राजपूत शक्ति का केंद्र बन जाना। जिस प्रकार शाकंभरी चौहानों के शासनकाल में अजमेर राजपूतों की शक्ति का केंद्र बन गया था, उसी प्रकार जालौर सोनगरा चौहानों के समय में राजपूत शक्ति का केंद्र बन गया था। उदय सिंह के समय में यह और भी शक्तिशाली बन गया था। जालौर दिल्ली से दूर अवश्य था, पर वह मंडोर के समीप जोधपुर की सीमा पर स्थित था। अलाउद्दीन अपने साम्राज्य को सशक्त बनाने हेतु राजपूत शक्ति का दमन करना परम आवश्यक समझता था, अतः जालौर उसकी क्रूर दृष्टि से बच नहीं सकता था। जालौर व मालवा व गुजरात के मार्ग में स्थित थे, यानी जालौर का मालवा व गुजरात के मार्ग में स्थित होना एक कारण भी बताया जा सकता है। तो इस तरीके से सोमनाथ के देवालय का धन उसको गुजरात आक्रमण के लिए आकर्षित कर रहा था, परंतु गुजरात व मालवा को विजित करने हेतु सुल्तान को जालौर होकर जाना पड़ता, अतः उनको विजित करने हेतु सुल्तान जालौर जीतना चाहता था। सन 1298 ईस्वी में कानड़ के द्वारा मुस्लिम सेना को जालौर से मार्ग न देना भी एक कारण बताया जाता है। तो इस तरीके से इन कारणों के बाद जो पता चलता है कि सैनिक अभियान हुए, वो 3 बार करीब संघर्ष हुआ कानड़दे और इनके बीच में, जिसमें से विभिन्न प्रकार की कारण तात्कालिक कारण होते रहे, किंतु अलाउद्दीन और इसके संघर्ष में हमने अभी आपसे बीका दहिया की बात नहीं की, किस तरह से बीका दहिया ने इस तुर्क प्रतिरोध को सहयोग किया और जालौर की पराजय का कारण बना। आगे हम इस विवेचना का मूल्यांकन भी करेंगे। तब तक आपको यदि इससे संबंधित कोई समस्या है या प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य लिखें। धन्यवाद।